हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी लोगों को। देखिए, आज बहुत ही शानदार आपकी क्लास होने वाली है नॉन टेक्निकल जीएस की। अगर आप एमसीआरई के एग्जाम में बैठ रहे हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठो, चाहे लैब टेक्नीशियन का, एएनएम, जीएनएम, ईसीजी टेक्नीशियन, किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हो एमसीआरई 5 के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। क्योंकि नॉन टेक्निकल सेक्शन में जो आपका जीएस है, उसके 250 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो क्लास है वही कंटेंट वाली क्लास है, सीधा इंपॉर्टेंट कंटेंट, इसके अलावा कोई बात यहाँ पर नहीं होगी। फटाफट क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे और कंप्लीट जो आपका सिलेबस है वो इसी से यहाँ पर पूरा होने वाला है। हर एक टाइप के, हर एक वैरायटी के क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डाल दिए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट से इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिए। आप यकीन मानिए, जब आप एग्जाम में बैठोगे तब आपके जो क्वेश्चंस होंगे नॉन टेक्निकल के, वो पूरे के पूरे क्वेश्चंस इस मैराथन से आपको मिल जाएंगे। ये बात की गारंटी है, क्योंकि हमने ऐसा कोई भी टॉपिक इसमें नहीं छोड़ा है। सारे टॉपिक्स को हमने कवर करके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 250 क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सामने लेकर आया हूँ। तो फटाफट से शेयर कर दो। चैनल पर अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल भाई पटेल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष भाई पटेल पर। चलिए शुरुआत करते हैं भाई। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन की, सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन दे रखा है ये आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो है क्या दे रखा है, फटाफट इसको देखते हैं। बोला गया है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या दे रखा है, लॉर्ड माउंटबेटन, सी गोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो बात करते हैं यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू की, तो ये फर्स्ट पीएम थे। ये आपके फर्स्ट पीएम हो जाएंगे। ये प्रेसिडेंट हो गए, ये पहले प्रेसिडेंट हो गए राजेंद्र प्रसाद जी। सी गोपालाचारी की बात करते हैं तो ये लास्ट गवर्नर जनरल जिनको स्वतंत्र भारत के लास्ट गवर्नर जनरल जिनको बोल दिया जाता है वायसराय। ठीक है, तो ये कौन थे, लास्ट। लेकिन अगर बात की जाएगी स्वतंत्र भारत के फर्स्ट, तो फर्स्ट आपके सामने ये हो जाएंगे, यानी माउंटबेटन। माउंटबेटन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, माउंटबेटन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस ग्रह को भोर का तारा, किसको भोर का तारा और सांझ का तारा कहते हैं। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, ऐसे कभी कभी इंग्लिश वाला जो वर्ड है उसको भी डायरेक्टली बोल देते हैं, इंग्लिश वाला वर्ड को भी हिंदी में लिख के बोल देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको हिंदी में याद रखना है। मॉर्निंग स्टार ऐसे करके बोल देगा भाई, क्वेश्चन में आपका दिख जाएगा मॉर्निंग स्टार किस प्लेनेट को बोला जाता है, ऐसे ही लिख देगा इवनिंग स्टार किस प्लेनेट को बोला जाता है। तो आपको वहां पर चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है शुक्र, यानी वेनस। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है। सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, थार मरुस्थल और कालाहारी मरुस्थल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल ये जो है वो सबसे बड़ा मरुस्थल भी है। बात करते हैं एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो ये हो जाएगा गोबी मरुस्थल। भारत का कौन सा डेजर्ट है, तो यहाँ पर भारत का है थार डेजर्ट, भारत का थार डेजर्ट, ऐसे याद रखना। भारत में सबसे ज्यादा जो भौकाली गाड़ी जिसको बोला जाता है वो थार है, तो भारत में थार डेजर्ट हो गया। और बात करते हैं एशिया का सबसे बड़ा, तो ये हो जाएगा गोबी। ठीक है, और पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। फटाफट से सारे क्वेश्चंस हमको यहाँ पर रिवीजन करने हैं, तो स्पीड भी मेंटेन करके चलना होगा। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा गया है, बी आर अम्बेडकर को, महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, राजेंद्र प्रसाद जी को। तो सभी लोगों को पता है, बच्चे बच्चे को ये बात पता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक बोला गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। और आगे प्रश्न पर बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप पैरामेडिकल के किसी भी एग्जाम में बैठते हो और आपका नॉन टेक्निकल वीक है जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो आपके लिए वन एंड लास्ट ये एक ऐसा बैच आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके बाद में आपको दोबारा पढ़ने की नीड नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी सीट पक्की, फिर ये पढ़ाई का झंझट खत्म है। आपका जो सिलेक्शन नॉन टेक्निकल की वजह से रुक रहा है वो नहीं रुकेगा, ये बात ध्यान रखना। हमारा नॉन टेक्निकल एक बैच है, इस बैच में ऐसा कंटेंट और ऐसी चीजें आपको प्रोवाइड करी जा रही हैं जिससे भाई नॉन टेक्निकल में आप सीधा बूम करोगे। और यही जो बूम है ये आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करेगा। इस बैच में हम कंप्लीट जीएस, कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग ये सारे सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगी, क्लास नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस भी होगी और आपको रिवीजन भी करवाया जाएगा। क्लासेस हम ऐसे प्रोवाइड कर रहे हैं जहां पर क्लास में ही आपको चीजें रिवाइज करवाई जा रही है, साथ में याद भी करवाया जा रहा है। मतलब अलग से आपको ज्यादा इसमें एफर्ट नहीं लगाना है, जो कुछ है सब कुछ आपको क्लास में ही प्रोवाइड किया जा रहा है।
कैसे उसको याद करना है, बार बार चीजों को बताना है ताकि दिमाग में बार बार चीजें जाएं, ये सब कुछ हम अपनी क्लासेस में कराते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट बैच है जो कि आपको एजुकेशन मसाला एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। ठीक है, प्ले स्टोर पे जाइए, एजुकेशन मसाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, जहां से आपको ये हमारा नॉन टेक्निकल का बैच मिल जाएगा। तो ये बैच बहुत ही लिमिटेड प्राइस पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, 15 महीने की वैलिडिटी के साथ में ये आपको बैच मिलेगा। अगर आप लैब टेक्नीशियन के स्टूडेंट हो तो आपके लिए भाई इससे बेस्ट तो कुछ भी नहीं है, ये है भाई सिलेक्शन बैच। एजुकेशन मसाला एप्लीकेशन पर आपको ये सिलेक्शन बैच भी मिलेगा। इस बैच में आपकी क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, देखिए टेक्निकल आपका पूरा का पूरा मिलेगा और इसके साथ साथ में नॉन टेक्निकल मिलेगा इसी बैच में। और यहाँ पर वैलिडिटी भी आपको 15 महीने की देखने को मिलेगी। ठीक है, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल एंड टेस्ट सीरीज, इतना सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ इसी बैच में। ठीक है, तो फटाफट से आप इसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर या प्रशांत महासागर? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आर्कटिक महासागर, ये सबसे छोटा है। बात करते हैं सबसे बड़े महासागर की, तो सबसे बड़ा महासागर जो हो जाएगा वो होगा प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर जो है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेते हुए चलेंगे। चलिए, मौलिक कर्तव्यों में भारतीय संविधान का मौलिक कर्तव्य जो है वो भारतीय संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं? तो फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बोल रहा है, भाग कौन सा है? तो यहाँ पर जो है पार्ट 3 है, पार्ट 4A है या पार्ट 5 है या पार्ट 6 है? तो आपको ध्यान रखना है पार्ट 4A। पार्ट 4A में जो है वो मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। अगर सिर्फ बात की जाएगी पार्ट 4 में, तो पार्ट 4 में डीपीएसपी को रखा गया है। पार्ट 4 में डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। और ये कहां से लिया गया है? ये आयरलैंड देश से लिया गया है। बात करते हैं यहीं पर पार्ट 3 की। तो पार्ट 3 में देखो, पार्ट 4 में क्या है? ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं 4A में, और पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है, यानी कि मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट है। ठीक है, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। और यहीं पर बात करते हैं पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 में नागरिकता दे रखी है, पार्ट 2 में जो है वो नागरिकता है। और फर्स्ट पार्ट में स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी यानी संघ राज्य क्षेत्र है। पार्ट 1, 2, 3, 4 और ये आपका 4A में इस तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध की। प्रथम विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1914। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। आगे आपसे पूछा जा सकता है कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 तक चला। ठीक है, ध्यान रखना, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक। ठीक है, चलिए मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पित्त रस का स्राव करती है? पित्त रस का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? सबसे पहला पेनक्रियाज, लीवर, थायराइड और पिट्यूटरी। तो पित्त रस जो है वो किसके द्वारा जो है प्रोड्यूस किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा लीवर के द्वारा। क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9, विटामिन डी की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन डी के लिए आपको ध्यान रखना है कि ये किससे मिलता है? सनलाइट से। सनलाइट से जो है वो विटामिन डी हमें प्राप्त होता है। तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रिकेट्स, बेरीबेरी और रतौंधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिकेट्स यानी सूखा रोग। ऐसे ध्यान रखना, विटामिन डी से हमें क्या प्राप्त होता है? विटामिन डी से जो है वो हमें विटामिन डी जो है वो सनलाइट से प्राप्त होता है। अगर किसी भी पेड़ पौधे में अगर सनलाइट नहीं आ रही तो वो सूख जाता है। ठीक है, तो अगर पेड़ पौधा सूख जा रहा है तो ऐसे आप समझिए कि इंसान का शरीर भी सूख जाएगा, यानी सूखा रोग लग जाएगा अगर उसको विटामिन डी की कमी हुई। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी, इसको आपको इस कंप्लीट वीडियो को मल्टीपल टाइम्स आपको देखना है, मिनिमम 2 बार आपको इसको देखना है। ठीक है, चाहे आप स्पीड इसकी बढ़ा सकते हो, इसके बाद में जो पीडीएफ दी जाएगी उससे आप रिवीजन कर लेना। यकीन मानना आपका पूरा जो जीएस है वो इस क्लास से पूरा रिवाइज होने वाला है। ठीक है, सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो गोदावरी है, गंगा है, यमुना है या ब्रह्मपुत्र है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे लंबी नदी की बात कर रहा है जो कि हो जाएगा गंगा नदी। ठीक है, यहीं पर पूछेगा सबसे लंबी सहायक नदी, तो ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ये लॉन्गेस्ट सहायक नदी है यानी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? यमुना। अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि सबसे लंबी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, ठीक है, साउथ इंडिया की दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, तो ये गोदावरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3-4 बातें जो है वो ध्यान रखनी है। चलिए
आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है? स्टार लगाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और इसको तो बिल्कुल रटा ही होना चाहिए। इसका जो है मुख्यालय कहां पर है? द हेग, नीदरलैंड में। द हेग, नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसके साथ साथ में जो यहाँ के न्यायाधीश होते हैं, इनका कार्यकाल 9 ईयर का होता है, याद रखना 9 साल जो है वो इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? मैरी क्यूरी, मदर टेरेसा, मलाला यूसुफजई और इंदिरा गांधी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नोबेल पुरस्कार की बात हो रही है तो नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? मैडम क्यूरी को। इन्होंने क्या किया था? रेडियो एक्टिविटी के क्षेत्र में बहुत शानदार काम किया था, जिस वजह से इनको नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं ओजोन। ओजोन का रासायनिक सूत्र, तो ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? O3। ओजोन का O3। ठीक है, चलिए फ्रांस की राजधानी, फ्रांस की राजधानी। अच्छा, ओजोन के बारे में एक क्वेश्चन ध्यान रखना। ओजोन जो है पूछा जाएगा किस मंडल में स्थित है? ओजोन जो है किस मंडल में मिलती है? या ओजोन जो परत पाई जाती है, भाई ओजोन परत जो पाई जाती है वो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें पराबैंगनी को रोकती है। तो ये परत पाई कहां जाती है? तो ध्यान रखना ये समताप मंडल में, ये समताप मंडल यानी सेकंड वाली जो लेयर होती है, सेकंड वाली लेयर होती है वहीं पर पाई जाती है जहां पर एरोप्लेन्स उड़ते हैं। पूछा जाएगा किस किस मंडल में जो है वो एरोप्लेन्स उड़ते हैं, तो आप बोल देना संताप मंडल में। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर। फ्रांस की राजधानी, फ्रांस की राजधानी क्या हो जाएगा? बर्लिन, पेरिस, रोम और मैड्रिड। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कौन सा, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची आधिकारिक भाषाओं की सूची में शामिल है? आपको बताना है कौन सी अनुसूची में आधिकारिक भाषाएं हैं। भाषाएं कितनी है? टोटल 22 भाषाएं हैं। स्टार्टिंग में कितनी थी? 14 भाषाएं थी। जब संविधान बना था तब 14 थी, इस टाइम कितनी हो गई है? 22। पहले कितनी थी? 14 भाषा थी। ठीक है, वर्तमान में कितनी भाषाएं हो चुकी हैं? 22 भाषा, 22 आधिकारिक भाषा है। किस अनुसूची में दे रखा है? 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं, 10वीं। तो ये 8वीं अनुसूची में दे रखा है। कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। चलिए, भारत का सिलिकॉन वैली, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे। ठीक है, जहां पर आईटी हब है वो आपका जो है वो सिलिकॉन वैली है, यानी कि बंगलुरु। ठीक है, आईटी हब में जब भी नाम यूपी में आता है तो वहां पर नोएडा का नाम लिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा बोली जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? कठोर का मतलब ऐसे ध्यान रखना, जो सबसे ज्यादा कीमती, जो सबसे ज्यादा कीमती वही सबसे कठोर, यानी बात करते हैं यहाँ पर हीरा की। तो ये सबसे कठोर हो जाएगा डायमंड। ठीक है, डायमंड। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, पूछा जाएगा राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। ठीक है, आगे बात करते हैं तो वंदे मातरम की रचना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, सुभाष चंद्र बोस ने, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में फर्क है। तो राष्ट्रीय गान का जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर है। राष्ट्रीय गान जो जनगण मन है, राष्ट्रीय गान। ठीक है, राष्ट्रीय गान ये आपका जनगण मन जो है, जनगण मन। ठीक है, इसके रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो यहां पर गलती नहीं करनी है, गीत और गान में फर्क है, गीत और गान में फर्क है। देखो, जब भी राष्ट्रीय गान की बात होगी ना, जहां पर ना है तो इस जन, ठीक है, गण मन। ठीक है, तो यहां पर गान में जो आपका जनगण मन आएगा, और यहां पर गीत है। ठीक है, तो गीत वाला जो है वो दूसरा होगा, जिसके रचनाकार कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक, चलिए अब देखो यहाँ पर ऑप्शन सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ही रविन्द्रनाथ टैगोर ही दे रखा है, तो दैट्स व्हाई आप इस पर टिक कर दोगे और गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात को आपका विशेष ध्यान रखना है। ऑप्शंस भी हमने इस तरीके से सेट करे हैं ताकि दोबारा से अगर ऐसा कुछ दिख जाए तो आप गलत ना करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली क्या होता है? मतलब पृथ्वी पर जो टेम्परेचर बढ़ रहा है इसी को ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है। मतलब कुछ ऐसी गैसें हैं पृथ्वी पर, कुछ ऐसी गैसें अवेलेबल हैं कि इनका टेम्परेचर जो है वो सोख लेती हैं। सूर्य के प्रकाश में जो आपका टेम्परेचर होता है उसको विकिरण बोला जाता है। तो जो विकिरण है उसको अवशोषित कर लेती हैं और वापस उसको जाने नहीं देती, मतलब पृथ्वी पर रोक कर रखती है, जिससे पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। ठीक है, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। तो उनमें से सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट गैस है, मेन इंपॉर्टेंट गैस है जो इस सबका रीजन है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है,
तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इसी वजह से बोला जा रहा है कि भाई जंगल मत काटो, पेड़ मत काटो, पेड़ लगाओ। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को सिर्फ पेड़ ही कम कर सकते हैं, सिर्फ पेड़ ही है जो कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर सकते हैं। प्रकृति के फेफड़े बोला जाता है अमेज़न के जंगलों को। फेफड़े का मतलब क्या होता है? जो हवा को साफ करता है। तो ये प्रकृति के फेफड़े हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। तो अमेज़न के जंगल जो बहुत ज्यादा घने और बहुत ज्यादा विस्तृत रूप में फैले हुए हैं, तो उनको प्रकृति के फेफड़े की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है। चलिए, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया? 1757, 1764, 1761, 1784। ध्यान रखना, बक्सर का जो युद्ध है वो 1764 ईस्वी में लड़ा गया, 1764 में। चलिए, प्रकाश वर्ष। ज्यादातर लोग जो है कंफ्यूजन में गलत कर देते हैं कि प्रकाश वर्ष देखा, भाई वर्ष लिखा हुआ है तो सीधा यहाँ पर आंसर टिक कर देंगे समय, जो कि ये हो जाएगा गलत। इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा खगोलीय दूरी, डिस्टेंस। प्रकाश वर्ष क्या होता है? बेसिकली जो प्रकाश वर्ष होता है वो ये है कि एक वर्ष में लाइट द्वारा चली गई दूरी, लाइट द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष बोला जाता है। मतलब यहां पर ये डिस्टेंस है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर। तो एक ईयर में लाइट द्वारा जो तय की गई दूरी है उसको एक प्रकाश वर्ष बोला जाता है। ठीक है, ये दूरी का, ये समय का मात्रक नहीं है, समय का इकाई नहीं है, ये जो है वो डिस्टेंस का इकाई है। ठीक है, और लाइट की जो स्पीड होती है वो याद रखना 3 × 10 की पावर 6 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो ये लाइट की स्पीड है, इसको ध्यान रखना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। तो 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। अच्छा, इसके बाद में नाम आता है, एक दूसरा नाम आता है किनका? दयानंद सरस्वती जी का। तो इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, आंध्रा में, तमिलनाडु में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उड़ीसा में हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा में। अच्छा, अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, कमेंट जरूर करना कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कितने रुपए के नोट पे छपा है? कितने रुपए के नोट पर ये फिगर बना हुआ है? ये जरूर आपको कमेंट करना है, और ये बेसिक सी बात है। नहीं, अगर आपको पता है तो सर्च मत करना, नोट, हर एक नोट को चेक करके तब देखकर तब इसका आंसर बताना, गूगल पर सर्च नहीं करोगे। ठीक है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, तब तो कोई उससे अच्छी कुछ बात ही नहीं है। लेकिन नहीं पता है तो गूगल पर सर्च नहीं करना है, आपको खुद से देखना है। ठीक है, और ये हमने फिगर भी आपको दिखा दिया कि इस तरीके का कोणार्क का सूर्य मंदिर है, और ये आपको देखना है किस नोट पर ये छपा है, क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, सेल्सियस पैमाने पर मानव शरीर का सामान्यतः ताप कितना होता है? एक बहुत ही आसान सा प्रश्न जो कि सभी लोगों को पता है, 37 डिग्री होता है। ठीक है, और 98.6 सेल्सियस में देखा जाए तो 98.5 और 7 के बीच में रहता है, किसमें? सेल्सियस में। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम जो इंपॉर्टेंट है उस पर बात करते हैं कि अगर इसमें कन्वर्जन पूछा जाता है, C/5 बराबर F-32/9। ठीक है, ये होता है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन का फार्मूला, ये ध्यान रखना। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, -40 पूछा गया क्वेश्चन है, इसको स्टार बनाकर लिख दो। -40 एक ऐसा टेम्परेचर है, -40 एक ऐसा टेम्परेचर है जो सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट दोनों में बराबर है। यानी -डिग्री सेल्सियस बोलो चाहे आप -डिग्री फ़ारेनहाइट बोलो, ये दोनों टेम्परेचर बराबर हैं, दोनों टेम्परेचर जो है वो बराबर हैं। ठीक है, ये आपके दोनों टेम्परेचर जो है वो बराबर हैं, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, माइनस पूछा जाएगा कौन सा ऐसा ताप है जो सेल्सियस में भी और फ़ारेनहाइट दोनों में बराबर होता है, तो -40। ठीक है, इस फार्मूले में -40 रखोगे तो दोनों तरफ जो वैल्यूज हैं वो बराबर आएंगी। 3 पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना। कहने को यहाँ पर 250 क्वेश्चन है, लेकिन आप देख रहे होगे हर एक प्रश्न से 2 से 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो ये मानकर चलिए, हमने बोल दिया कि भाई 750 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे ही नहीं हमने बोला कि पूरा आपका जीएस कंप्लीट हो जाएगा, एग्जाम में बैठोगे आपको क्वेश्चंस इसी क्लास से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर आपको कंटेंट देने की बात की है और सारे एस्पेक्ट को यहाँ पर रख लिया है, जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं सारी चीजें हमने यहाँ पर रख ली है। चलिए आगे बात करते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है जो रक्त को लाल रंग प्रदान करता है?
तो इसमें जो लाल रंग प्रदान करने का काम होता है वो आयरन का होता है। किसका? आयरन का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। दे रखा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थायी सदस्य हैं 5। अब लेकिन क्वेश्चन 5 नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन सा स्थायी सदस्य नहीं है। तो सारे हमें पता होने चाहिए। देखो जो बड़ी पावर है, जो बड़ी पावर है मतलब जो बहुत डेवलप कंट्री हैं, वही इसके स्थायी सदस्य बने हुए हैं। जैसे कि आपका यूएसए हो गया, जैसे कि आपका रशिया हो गया, ठीक है, चाइना हो गया, ठीक है, चाइना हो गया। इसके अलावा फ्रांस है, फ्रांस है। और इसके बाद में फिफ्थ की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, यूके। तो ये 5 कंट्री जो हैं वो इसके स्थायी सदस्य बने हुए हैं। मतलब ब्रिटेन है, फ्रांस है, चाइना है, रसिया है और यूएसए है। जितने बड़ी बड़े आप कंट्री के नाम देख सकते हो जो बिल्कुल टॉप पर बैठे हुए हैं, वही इसके यहाँ पर क्या है, स्थायी सदस्य बने हुए हैं। बात करते हैं यहाँ पर अर्थशास्त्र पुस्तक। तो ये किसकी है? अर्थशास्त्र पुस्तक जो है मेगास्थनीज की है, चाणक्य की है, कालिदास की है या आर्यभट्ट की है? तो ये हो जाएगी चाणक्य की। ठीक है, चाणक्य की, जिनको कौटिल्य बोला जाता है, जिनको विष्णुगुप्त बोला जाता है, इनकी ही मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद का वध करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। किसकी बदौलत? चाणक्य की मदद से ही। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। पृथ्वी की कौन सी परत क्रस्ट के ठीक नीचे होती है? क्रस्ट के ठीक नीचे कौन सी परत होती है? तो यहां पर देखो, ये सबसे पहले बात करते हैं, सबसे ऊपरी क्रस्ट हो गई, फिर ये हो गई मेंटल, फिर उसके बाद में हो गई इनर कोर, फिर उसके बाद में कोर हो गई सबसे अंदर की परत। ठीक है, तो कंप्लीट हमने आपको बता दिया। सबसे पहले क्रस्ट यानी ये ऊपरी भूपर्पटी जिसको बोला जाता है, सबसे ऊपर की सतह, फिर उसके नीचे आती है मेंटल, फिर उसके नीचे होती है इनर कोर और कोर। ठीक है, तो सबसे अंदर की कौन हो जाएगी? पूछा जाएगा कि सबसे आंतरिक परत पृथ्वी की कौन सी है, जो बिल्कुल जिसमें लावा भरा हुआ होता है, वो होती है कोर। ठीक है, तो क्रस्ट के बाद किसका नंबर आता है? मेंटल का। ठीक है, किसका आता है? मेंटल का। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, घूमर किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? घूमर की बात करते हैं तो सीधा नाम आ जाता है किसका? राजस्थान का। राजस्थान का यहाँ पर घूमर हो जाएगा। गरबा अगर होता तो गुजरात का, गा से गुजरात, गा से गरबा। ठीक है, चलिए भारत का मानक समय, भारत का जो मानक समय है वो स्टैंडर्ड टाइम, वो कहां से निकलता है और कितना है? स्टैंडर्ड टाइम हमेशा ध्यान रखना, ये आपका 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री ईस्ट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बात करते हैं 33.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की, तो इसको बोला जाता है कर्क रेखा। ठीक है, यहीं पर बोला जाएगा कि 33.5 डिग्री, 33.5 डिग्री साउथ यानी दक्षिणी, तो इसको बोलते हैं मकर रेखा। इसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा। और अगर बोल दिया जाए कि भाई 0 डिग्री, तो ये आपकी हो जाती है भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर, भूमध्य रेखा, ये हो जाएगी भूमध्य रेखा। ठीक है, अब जो मेन क्वेश्चन आता है वो आपको ये ध्यान रखना है, कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और यहां पर बात करते हैं भारत का जो मानक समय है, ये उत्तर प्रदेश में कहां से निकलता है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये यूपी के मिर्जापुर से निकलता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी के मिर्जापुर से निकलता है। अगर आपको इलाहाबाद के नैनी दे रखा है, इलाहाबाद, ये भी आपको बता रहे हैं, इलाहाबाद नैनी कहीं कई जगह पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर ऑप्शन में इलाहाबाद नैनी है तो इसको टिक कर सकते हो, लेकिन एक्यूरेट अगर बोला जाएगा तो हम यूपी के मिर्जापुर को ही बोलेंगे। मिर्जापुर सीरीज तो आपने देखी होगी, पता होगा, याद रखेंगे कि यहाँ से भारतीय मानक समय रेखा निकली हुई है। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं ध्वनि तरंगों की। ध्वनि तरंगों की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसमें नहीं गुजर सकती हैं? सॉलिड में, लिक्विड में, वैक्यूम में, गैसेस में? तो यहाँ पर ये आपका वैक्यूम हो जाएगा। निर्वात में ध्वनि तरंगें नहीं चल पाती हैं। निर्वात में आप बोलोगे दूसरे को नहीं सुनाई देगा, क्योंकि ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम की आवश्यकता होती है, जो कि यहाँ पर नहीं है। निर्वात में कोई भी मीडियम नहीं है। पानी में आवाज सुन सकते हो, हालांकि आवाज इसकी स्लो हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं ध्वनि की, तो ठोस में जो है स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, ठोस में स्पीड बढ़ जाती है। चलिए दांडी मार्च की बात करते हैं, तो दांडी मार्च किस कर के विरोध में शुरू किया गया था? यहाँ पर भू राजस्व करके, साल्ट करके, इनकम टैक्स और क्लोथ टैक्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है नमक कर। नमक कर के विरोध में ही 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से लगा करके समुद्र तक पूरी एक यात्रा निकाली गई और समुद्र पर वहां पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा। ठीक है, और ये 12 मार्च से लगा करके 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को
ठीक है। लगभग 24 किलोमीटर की उन्होंने यात्रा निकाली 78 अनुयायियों के साथ में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 1930 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1930 को ध्यान रखना। दांडी मार्च वेरी इंपॉर्टेंट, किसके लिए? नमक कानून के लिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। भारत का पहला मुगल सम्राट कौन था? भारत का पहला मुगल सम्राट, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। भारत का पहला मुगल सम्राट कौन हो जाएगा? बाबर। अब ये बाबर आया कैसे था? 1526 के पानीपत के युद्ध से। 1526 का पानीपत का युद्ध, पानीपत के युद्ध से इस बाबर ने बाबर वीएस लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी, जिसके साथ में युद्ध हुआ और इसका टर्मिनेट कर देता है, और यहीं से बाबर युद्ध जीत जाता है और भारत में यहाँ पर मुस्लिम साम्राज्य की जो है वो स्थापना कर देता है और पहला मुगल सम्राट बन जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। सोने की शुद्धता को किसमें नापा जाता है? तो सोने की शुद्धता को कैरेट में नापते हैं, और 24 कैरेट जो है गोल्ड, ये सबसे शुद्ध होता है। सबसे शुद्ध जो है वो 24 कैरेट होता है। ना ग्राम में, ना मीटर में, ना लीटर में, यहाँ पर कैरेट में सोने की शुद्धता मापी जाती है। विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर और ओडोमीटर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एमीटर। एमीटर से विद्युत धारा को नापा जाता है। चलिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। जब महिला की बात होती है तो समझ जाना वहां से क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, महिला की बात करते हैं, जो कि हमने आपको बता रखा है। संतोष यादव है, बिछेंद्री पाल है, अरुणिमा सिन्हा है, या प्रेमलता अग्रवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिछेंद्री पाल। बिछेंद्री पाल जो है वो माउंट एवरेस्ट पर चलने वाली पहली महिला बन जाती हैं। ठीक है, काजीरंगा जो है राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? वेस्ट बंगाल में, असम में, उत्तराखंड में, मेघालय में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा किसमें? असम। असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है, लिखो। एक सींग वाले एक सींग एक सींग वाला गैंडे के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो इस तरीके से, ये एक सींग वाला गैंडा। चलिए आगे बात करते हैं। राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। चलिए, यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा, यूके की मुद्रा यहाँ पर क्या हो जाएगी? तो पाउंड स्टर्लिंग। क्या हो जाएगी? पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है? भाई, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट कर रहा है? तो सीधे आपने देखा होगा, जो बैटरी होती है आपके पास में, जो बैटरी होती है उनमें रासायनिक ऊर्जा भरी हुई होती है। वो बैटरी से ही आपके पास में जब लाइट नहीं आती है तो करंट आता है, यानी विद्युत ऊर्जा होती है। तो ये कौन से हैं? बैटरी सेल। कौन हो जाएगा? बैटरी सेल। ठीक है, अब कल को क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? तो इसका राइट आंसर आपके पास में होना चाहिए कि भाई ये कौन है? ये महान भाव है सोलर सेल। सौर सौर सेल। ठीक है, कई सारे सौर सेल को मिलाकर एक सोलर पैनल बनता है। ठीक, चलिए ये यहाँ पर एक बैटरी सेल है। आगे बात करते हैं। भारत की कोकिला के रूप में किसे जाना जाता है? भारत की कोकिला के रूप में किसे जाना जाता है? लता मंगेशकर। अगर कोकिला नाम सुनकर लता मंगेशकर आप लगा रहे हो तो गलत हो जाएगा। ये भारत की स्वर कोकिला है। ये स्वर कोकिला है भाई, ये स्वर कोकिला है। स्वर कोकिला। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सरोजनी नायडू को बोला जाता है। किनको बोला जाता है? सरोजनी नायडू जी को बोला जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ठीक है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। चलिए, जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? श्वसन, रिस्पिरेशन, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, और आपका ट्रांसपिरेशन और डाइजेशन। तो यहाँ पर सबको पता है, बी वाला ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का उपयोग करते हैं। चलिए, वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी को हानिकारक किरणों से बचाती है? कौन सी परत? कौन सी परत हानिकारक किरणों से बचाती है? तो हमने बताया था ओजोन परत जो होती है वो बचाती है। लेकिन ओजोन परत ये कहाँ पाई जाती है? किस स्टेज में होती है? ट्रोपोस्फेयर में, स्टेटोस्फेयर में, मीसोस्फेयर में, थर्मोस्फेयर में। तो यहाँ पर ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहीं पर आपको ध्यान रखना है, सबसे नीचे जो आती है वो ये आपकी ट्रोपोस्फेयर होती है, फिर स्टेटोस्फेयर होती है, फिर मीसोस्फेयर होती है, फिर थर्मोस्फेयर होती है, फिर एक्सोस्फेयर होती है। कैसे याद रखेंगे? देखो, सबसे नीचे जो आती है क्षोभ मंडल, हिंदी वाले समझ लो क्षोभ मंडल, उसके बाद में समताप मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, फिर उसके बाद में मध्य मंडल। ठीक है, मध्य मंडल, फिर उसके बाद में ये आपका हो जाएगा बहिर्मंडल। इसके बाद में आपका हो जाएगा बाह्यमंडल। बाह्यमंडल के बाद में बहिर्मंडल।
जैसा कि पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि इस समताप मंडल में ही, इस समताप मंडल में क्या क्या होता है, पूछा जाएगा प्लेन जो है वो कहाँ उड़ते हैं, प्लेन कहाँ उड़ते हैं, तो आपको बताना है, ठीक है। पूछा जाएगा कि भाई प्लेन जो है वो कहाँ उड़ते हैं, प्लेन और ओजोन परत, प्लेन कहाँ उड़ते हैं और ओजोन परत, ये दोनों कहाँ है, समताप मंडल में है, ठीक है। वायुमंडल जब भी पूछा जाएगा तो वायुमंडल में आप बता देना कि रेडियो फ्रिक्वेंसी यहीं से मैच होती है, यानी रेडियो तरंगे जो हैं वो यहीं से डाइवर्ट होती हैं। बहिर्मंडल में जो है वो हीलियम हाइड्रोजन जैसी गैसें पाई जाती हैं और ये अंतरिक्ष में कनेक्टेड रहती है, मतलब ये अंतरिक्ष में आप पहुंच जाते हो बहिर्मंडल में। तो इसका सीक्वेंस पूछ दिया जाता है कभी कभी, तो सीक्वेंस भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। प्लेन कहाँ उड़ते हैं, ओजोन में, ओजोन और प्लेन समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में, जो 12 से लगा करके 50 किलोमीटर के बीच में होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत ने अपना अपना जो किस वर्ष पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था, क्रिकेट विश्व कप पहला कब जीता था, अच्छा ये पता होना चाहिए, 1975 से आपका 1975 से ये वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है, क्रिकेट के फील्ड में 1975 से वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है। तो स्टार्ट होने के बाद में भारत ने कब जीता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1983 में भारत ने जीता। कब जीता था, ये तो सभी लोगों को पता होगा कि कपिल देव ने जिताया था, किसने, कपिल देव ने, ठीक है, 1983 में। जबकि 1975 से स्टार्ट हो गया था, 1975 से स्टार्ट हो गया था, तो इन्होंने जिताया था, ठीक है। चलिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी है, कैनबरा है, मेलबर्न है या ब्रिस्बेन है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो कैनबरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैनबरा, ठीक है। फटाफट से तेजी से हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे। अब आपके पास में ऑप्शन है, आप वीडियो पॉज करो, चाहे 2x पर करो, चाहे 1.5x पर करो, बट कंप्लीट कर लेना इस पूरे मैराथन को 1 से 2 बार, ठीक है। यहाँ पर चीज़ों को ज़्यादा ना एक्सप्लेन करते हुए हम सीधा क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस हमारे पास में टोटल 250 हैं और हर क्वेश्चन में 2-2 3-3 डिस्कस कर रहे हैं। 700 से 800 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट बनने वाले हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, एडिसन ने, ठीक है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, और एंटोनियो मार्कोनी ने, या एल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो इसका जो राइट आंसर है आपको पता होगा कि ये थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था, और ई बराबर एमसी स्क्वायर किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ई बराबर एमसी स्क्वायर, यह पूछा जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ये विद्युत बल्ब की जब बात होगी तो थॉमस एडिसन ने, विद्युत बल्ब की बात होगी तो थॉमस अल्वा एडिसन ने, ठीक है। और मार्कोनी का रेडियो का आविष्कारक कौन था, रेडियो किसने आविष्कार किया था, मार्कोनी, ठीक है, रेडियो। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है, कथक है, कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम है या कथकली है, ठीक है। तो ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश से कौन सा संबंधित है, कुचिपुड़ी। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है। जैसे कथक की बात करते हैं तो ये आपका यूपी में हो जाएगा, यूपी, मतलब नॉर्थ के जितने भी स्टेट हैं उसमें मुख्यतः यूपी में, ठीक है। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु में, भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। कथकली कहाँ का है, केरल का, कथकली केरल का, ठीक है। चलिए शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो न्यूट्रल होता है। शुद्ध जल का पीएच मान न्यूट्रल यानी 7 हो गया, ठीक है। 7 से अगर ज्यादा है, ठीक है, ये ध्यान रखना, अगर पीएच मान मोर देन 7 है, मोर देन 7, और पीएच मान अगर लेस देन 7 है, लेस देन 7, और पीएच मान अगर 7 है, तो हम क्या बोलेंगे, तो यहां पर हम बोलेंगे कि ये उदासीन है यानी न्यूट्रल है, ठीक है, ये न्यूट्रल है। और मोर देन 7 है तो इसका मतलब है कि ये बेसिक है, ठीक है, बेस है मतलब क्षारीय है, और ये आपका एसिड है, एसिड यानी कि अम्ल है। 7 से कम है तो अम्ल है, ठीक है। और ये आपका क्षार हो गया, बेस है तो ये आपका क्या हो गया, क्षार। न्यूट्रल है तो उदासीन, उदासीन, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, टीवी से कौन सा, टीवी से कौन सा जो अंग है वो प्रभावित होता है, तपेदिक, हिंदी में बोला जाएगा तपेदिक, ठीक है, टीवी। तो यहाँ पर जो है वो फेफड़े, टीवी से कौन सा ऑर्गन परेशान है, तो ये फेफड़े, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, पहले 50 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। दे रखा है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस मौलिक अधिकार को, किस मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है। जब भी आपातकाल लगेगा, इमरजेंसी लगेगी, तो मौलिक अधिकारों का, यहाँ पर मौलिक अधिकार को आप चैलेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं, आपको आज़ादी नहीं होगी ना बोलने की ना बात करने की, ठीक है। बट एक ऐसी चीज है जो मौलिक अधिकार वो कभी भी खत्म हो ही नहीं सकता, चाहे इमरजेंसी लग जाए चाहे कुछ भी लग जाए। दैट इज कॉल, यहाँ पर भाषण नहीं दे सकते हो, क्योंकि भाई इमरजेंसी लगी हुई है, भाषण नहीं दे सकते हो।
जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो देखो संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो पहले ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पर आप फंडामेंटल राइट के लिए कोई भी क्लेम नहीं कर पाओगे। समानता यहाँ पर नहीं हो पाएगी क्योंकि इमरजेंसी लगी हुई है। ठीक है, 62 तो बिल्कुल भी नहीं दे पाओगे क्योंकि इमरजेंसी लगी हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। सिर्फ आपको जीवन जीने का अधिकार दिया गया है, ये कभी भी आपका नहीं खत्म होगा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा इनमें से फंडामेंटल राइट है वो किसी भी हाल में कभी भी खत्म नहीं होता है। तो ये है कि भाई आपको जीवन जीने का अधिकार। ठीक है, जीवन जीने का अधिकार। और इसमें अगर आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल आपका हो जाएगा 21। आर्टिकल 21 जो है वो कभी भी खत्म नहीं होता है। आर्टिकल 21 ए में जो है वो एजुकेशन की बात की गई है, फ्री एजुकेशन की बात की गई है, यानी एजुकेशन पाना आपका एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, किसमें बताया गया 21 ए में, और इसी के 21 में क्या है कि ये फंडामेंटल राइट कभी भी नहीं खत्म होगा, आपको जीवन जीने का अधिकार। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। कैसी लग रही है क्लास, कमेंट करके जरूर बताइए और हाइप दीजिएगा इस पर, इस वीडियो पर। और इसके साथ साथ में जो क्वेश्चन हमने पूछा है उसका आंसर जरूर बताइए। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो किस रुपए के नोट पर छपा हुआ है, इसका आंसर कमेंट करिएगा। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्त के साथ में इसको शेयर करिएगा, चाहे वो लैब टेक्नीशियन का हो, एसीडी टेक्नीशियन का हो, एएनएम हो, जीएनएम हो, या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है जिसमें नॉन टेक्निकल पूछा जाता है। तो इस सभी को साथ में इसको शेयर कीजिएगा इस चैनल को। यहाँ पर मैथ्स भी करवाई जा रही है, रीजनिंग भी करवाई जा रही है, कंप्यूटर की भी क्लासेस हैं और इतनी शानदार तरीके से सारी चीजें हो रही हैं। बहुत सारे बच्चे जो है वो कंप्यूटर की पीडीएफ को लेकर परेशान है, तो वो पीडीएफ जल्द ही आपको डाल दी जाएगी क्योंकि वो पीडीएफ मिस हो गई थी। अब उसमें क्या है 200 टॉप क्वेश्चंस हमने उसमें करवाए थे, हालांकि उसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं था, बट वो पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी दोबारा से। उसमें 200 के 200 क्वेश्चंस में आंसर टिक करके फिर वो हम आपको दे रहे हैं, इस वजह से टाइम लगेगा। और ये भी क्लासेस हमें करवानी है, बैच में भी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप हमें टाइम दीजिएगा। आप बोल दिया गया है कि हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे तो फिर करेंगे। ठीक है, एक आध दिन का डिले हो सकता है। वैसे इसकी बात करें तो ये भी आपको पीडीएफ, ये भी पीडीएफ जो है वो आपको मनीष भाई पटेल टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करोगे, टेलीग्राम का लिंक पड़ा हुआ है, चले जाना, ये पीडीएफ मिलेगा। लेकिन हाँ, ये नहीं जैसे ही वीडियो आया उसके बाद में तुरंत आप पहुंच गए, तो नहीं। पहले भी बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं कि इसके प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। आपको यहाँ पर बता दें 250 पेज से ज्यादा की ये पीडीएफ है, 250 पेज से ज्यादा की पीडीएफ है। तो अभी अगर हम इसको डाउनलोड करेंगे तो कम से कम ये 200-250 MB की बनेगी पीडीएफ। ठीक है, इसको अपलोड करना, फिर उसके बाद में 200-250 MB का तुम डाउनलोड करोगे तो पहले इसको कंप्रेस भी करना होता है और इसमें काम भी होता है। ठीक है, तो प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है। तो जैसे वीडियो आया तुरंत पहुंच गया कि पीडीएफ मिल जाए, पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ। अरे भाई, जब बोला गया है पीडीएफ देने को तो दे दी जाएगी, परेशान मत हुआ करो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 51 पर। क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, इसकी अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, भारत की किस पंचवर्षीय योजना में महालनोबिस मॉडल के आधार पर औद्योगिकरण पर ध्यान दिया गया? बताओ, औद्योगिकरण पर ध्यान किस मॉडल में दिया गया था और किस पंचवर्षीय योजना में? तो ये आपके पास में आंसर क्या होगा? देखो, सबसे पहले में कृषि पर ध्यान दिया गया था। हमने बोला था स्टार्टिंग में ही कि दो जरूर ध्यान रखना, दो जरूर ध्यान रखना, एक पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय जरूर ध्यान रखना। इस पर जो है वो उद्योग, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है किस पर ध्यान दिया गया था? उद्योग पर, यानी ये सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, टाइम पीरियड इसमें भी ध्यान रखना, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1956 तक चली। दूसरी की बात करते हैं तो 1956 से लगा करके ये आपकी 1961 तक चली। ठीक, चलिए ये इंपॉर्टेंट था। ये टाइम पीरियड जो है वो स्टार्टिंग का पूछा जाता है, जो तो आपको ध्यान रखना है। हैवी इंडस्ट्री जो है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगाई गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला दे रखा है 1913 में जो गदर पार्टी की स्थापना हुई, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई, ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन से भी क्वेश्चन आपको बनाने हैं। 1913 में जो है गदर पार्टी की स्थापना हुई तो किस स्थान पर हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक आपने याद कर रखा होगा कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई, लेकिन ये याद रखना कि हुई कहां पर थी? लंदन में, सैन फ्रांसिस्को में, बर्लिन में, टोक्यो में। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई। चलिए, पंचायती राज व्यवस्था में किस स्तर को पंचायती समिति के रूप में जाना जाता है? किस स्तर को पंचायती समिति के रूप में जाना जाता है? विलेज स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या स्टेट लेवल पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भाई ब्लॉक या खंड लेवल पर। ब्लॉक लेवल पर जो है इसको पंचायत समिति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है? इस रोग में क्या होता है, जो आरबीसी है उनका साइज बड़ा हो जाता है।
आरबीसी का जो नॉर्मल साइज है उससे ये बड़े आकार के हो जाते हैं, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा कि ये लार्जर हैं, ठीक। तो ये किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी 1, विटामिन बी 3, विटामिन बी 9, विटामिन सी। तो सी तो नहीं है, बी वाला ही है, कौन सा है? तो बी 9, ठीक है। कैसे ध्यान रखेंगे आप? इस तरीके से इसको याद रख सकते हो कि भाई बी में सबसे ज्यादा, क्योंकि ये बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, आरबीसी का जो साइज है, आरबीसी का साइज जो है वो बड़ा हो रहा है, तो बी में हम यहाँ पर बड़ा देखेंगे, कौन हो जाएगा? बी 9, ऐसे करके याद कर सकते हो। और इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? फोलिक एसिड। विटामिन बी 9 जो है वो क्या है? फोलिक एसिड, ठीक है। इसकी कमी से जो है ये रोग हो जाता है। आगे बात करते हैं, वायुमंडल की किस परत में ओजोन की सांद्रता अधिक पाई जाती है? भाई कितना इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, हम आपको बार बार बोल रहे हैं। ओजोन की अधिकता किस में होती है? ओजोन की अधिकता जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, पहले भी बता चुके हैं। स्ट्रेटोस्फेयर सबसे नीचे होती है क्षोभ मंडल, फिर उसके नीचे समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर उसके बाद में आयन मंडल, ठीक है। तो ये भी आपका आ जाता है कि इनको सीक्वेंस से लगाइए, ठीक है। तो सबसे नीचे क्षोभ मंडल, फिर आपका हो गया संताप मंडल, यहीं पर ओजोन की अधिकता होती है। इसके साथ साथ में प्लेन भी यहीं पर उड़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पर प्रसिद्ध बहुसांस्कृतिक कला उत्सव काला घोड़ा कला महोत्सव। काला घोड़ा कला महोत्सव प्रतिवर्ष किस शहर में आयोजित किया जाता है? काला घोड़ा कला महोत्सव बेसिकली कहाँ पर आयोजित किया जाता है? नई दिल्ली में? गलत। मुंबई में, कोलकाता में, बेंगलुरु में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये बॉम्बे यानी मुंबई में जो है वो मनाया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, 57 क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच चुके हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न पर पॉलिटी का क्वेश्चन दे रखा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल को घोषित किया गया? नेक्स्ट जो है वो किस सब्जेक्ट की क्लास होनी चाहिए, कमेंट जरूर करना, ठीक है। पर्सनली आपके सारे के सारे कमेंट देखे जाएंगे, किस सब्जेक्ट की क्लास की रिक्वायरमेंट है आपको, नीचे कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। कमेंट के हिसाब से ही हम नेक्स्ट क्लास जो है उसको प्लान करेंगे। अब यहाँ पर वित्तीय आपातकाल की बात हो रही है, तो ये 352 में, 356 में, 360 में या 368 में? तो वित्तीय आपातकाल जो है वो 360 में है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 58 दे रखा है, वाहनों के पीछे का जो दृश्य देखने के लिए रियर व्यू मिरर जो है, पीछे का दृश्य देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, ठीक है, प्लेन मिरर का, और यहाँ पर बेलनाकार। तो ये आपका गलत हो गया, तो यहाँ पर जो है वो आपका हो जाएगा क्या? उत्तल दर्पण का, यानी ए वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अच्छा, अंदर वाला जो है ये समतल मिरर होता है, जो गाड़ी के अंदर लगा होता है वो समतल ही होता है, लेकिन जो आपका साइड में लगा होता है, साइड वाला, ठीक है, रियर व्यू देखने के लिए जो आपका साइड में लगा होता है, ठीक है, पीछे का देखने के लिए, वहां पर उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है, उत्तल दर्पण का। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पर बढ़ते हैं। 59 में क्या दे रखा है? शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त सतरिया जो नृत्य है वो कहाँ का है? ठीक है, सतरिया का जो स्टार्ट हुआ है वो किस राज्य से हुआ है? मणिपुर से, असम से, उड़ीसा से, केरल से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है असम, ठीक है। तो इसका जो स्टार्ट हुआ है सतरिया का, असम में हुआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी जिनको बोला जाता है डीपीएसपी, डीपीएसपी जो है वो किस भाग में है बताया था आपको? डीपीएसपी किस भाग में है? तो ये भाग 4 में है, डीपीएसपी भाग 4 में है। भाग 4A में जो है वो फंडामेंटल राइट है, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। डीपीएसपी की अवधारणा किस संविधान से ली गई है? किसके संविधान से ली गई? यूएसए से, आयरलैंड से, यूएसआर से और ऑस्ट्रेलिया से? तो बताया था पहले भी, ये आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर कौन सा दर्रा जो है वो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? दर्रा का मतलब ये होता है दो पहाड़ों के बीच के जो जगह है, जो एक दूसरे मतलब सीधे ऐसे समझो, एक सिटी दूसरी सिटी में आपको पहुंचना है और बीच में पहाड़ है, तो अगर बीच में रास्ता बना हुआ है तो ये आपको बोला जाएगा कि दर्रा, बीच में निकलने का स्थान, सीधे ऐसे समझिए, ठीक है। तो श्रीनगर को लेह से कौन जोड़ता है? नाथुला दर्रा, जोजिला दर्रा, रोहतांग पास, सिपकिला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो सिपकिला जो है वो हिमाचल में है, सिपकिला जो है हिमाचल प्रदेश में है। और आगे बात करते हैं यहाँ पर राइट आंसर की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जोजिला, ठीक है, क्या हो जाएगा? जोजिला। अब ये रोहतांग कहाँ पर है ये कमेंट करिए, कमेंट करके बताइएगा, ये जो रोहतांग दर्रा है ये कहाँ पर है, ठीक है। तो जोजिला जो पास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोबर गैस यानी जो बायोगैस है, बायोगैस जो है वो इसका मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? इस तरीके से ये बायोगैस प्लांट लगा हुआ है, तो ये इथेन है, मेथेन है, प्रोपेन है या एसिटिलीन है, ठीक है, एसिटिलीन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है मेथेन। बेसिकली जो है वो बायोगैस किससे बनती है? सड़े गले पदार्थों से मिलकर बनती है, तो वहां पर हमेशा मेथेन गैस निकलती है, अपशिष्ट पदार्थों से मेथेन गैस निकलती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं ऐतिहासिक पूना पैक्ट, ठीक है। पूना पैक्ट की जब भी बात होगी तो ये किसके किसके बीच में हुआ था? पूना पैक्ट जो है वो किसके बीच में हुआ था? पूना पैक्ट 1932 में हुआ है।
पूना पैक्ट 1932 में हुआ है। ठीक है, महात्मा गांधी और किसके बीच में यहाँ पर साइन हुए थे? जवाहरलाल नेहरू के, बी आर अम्बेडकर के, या जो है मोहम्मद अली जिन्ना के, या सुभाष चंद्र बोस के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में पूना पैक्ट 1932 में हुआ। ठीक, चलिए क्योटो प्रोटोकॉल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो किससे संबंधित है? तो ये जो है वो आपका क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउसेस गैस। ग्रीन हाउसेस गैस कौन कौन सी है? सबसे इंपॉर्टेंट गैस है CO2, जो पृथ्वी पर टेम्परेचर बढ़ाने का काम कर रही हैं, वो सारी की सारी ग्रीन हाउसेस गैसें हैं, जिनमें सबसे मेन नाम आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का आता है। ठीक है, तो इसी को कम करने के लिए यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक, चलिए नीति आयोग। नीति आयोग जो है इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग योजना आयोग की जगह पर आया। पहले जो प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, योजना आयोग की जगह पर आया। ठीक है, जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट बनी है 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग ला दिया गया था। ठीक है, जो आप देख रहे हैं अभी पीछे क्वेश्चन जो हमने पढ़ा कि पहली पंचवर्षीय जो योजना थी उसका क्या मोटिव था, किस मॉडल पर थी, सब कुछ पहले से डिसाइड होता था कि 1 साल के हमें इतना टारगेट रखना है, इतने % की हमें ग्रोथ अचीव करनी है, वो पहले टारगेट बनता था। अब लास्ट के एंड में जो है, ईयर के एंड में वो देखा जाता है टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ। अगर अचीव कर लेते हो तो बहुत वाहवाही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब हमें पता है कि हम नहीं कर पाएंगे तो वो मॉडल ही चेंज कर दो, हम टारगेट नहीं बनाएंगे, जितना कर पाएंगे उतना बताएंगे, टारगेट ही नहीं बनाएंगे। तो वो काम यहाँ पर हुआ कि योजना आयोग जो पहले टारगेट बनता था, सब कुछ उस तरीके से था, वो खत्म हो गया। अब उसके बाद में नीति आयोग आया। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो मेन ही आदमी है जो प्राइम मिनिस्टर है, सबसे मेन। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। अच्छा, इसके अलावा अगर यहाँ पर नीति आयोग की बात करते हैं तो ये कब बना था? 1 जनवरी 2015 को। ठीक, मुद्रा रियाल, पीछे क्लास में हमने बताया था, जब स्टैटिक जीके की सेकंड वाली क्लास ली थी तो वहां पर हमने आपको बताया था रियाल से याद रखना, रियाल से आप याद रखना कि ये किसकी है, किस देश की है? जापान की है, ईरान की है, और साउथ कोरिया की है, बांग्लादेश की है। तो नल करके हमने बताया था ना, और यहाँ पर ला, नल। ठीक है, क्या याद रखना? नल, ईरान की रियाल, ईरान रियाल। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। किस किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है? यूनिवर्सल डोनर किसको बोला जाता है? यहाँ पर जो है वो आपका O नेगेटिव हो गया, O नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर। यानी देखो ऐसे याद रखा करो, सभी को जो दान दे दे, यूनिवर्सल डोनर का मतलब है जो सभी को दान दे दे। ओ भाई सबको दान दे दिया, ओ भाई, तो बस O हो गया। चलो आगे बात करते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, ऋषभदेव और ये आपका अरिष्टनेमी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैन धर्म के यहाँ पर बोला गया ना, प्रथम तीर्थंकर की बात करें तो प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव थे। ठीक है, महावीर स्वामी जो है वो चौथे और लास्ट थे। ठीक है, 24वें, ठीक है चौथे नहीं 24वें, और पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें। ठीक है, 23वें जो थे। यहाँ पर यही 3 जो है आपसे पूछे जाते हैं। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। 24वें और लास्ट पूछे जाते हैं तो महावीर स्वामी, और फर्स्ट पूछे जाते हैं जो कि है ऋषभदेव। ठीक, चलिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ICJ के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? पहले ही बता चुके हैं। ICJ का हमने पहले क्या बताया था? ICJ का, हालांकि ये तो आपका सुप्रीम कोर्ट है भारत का सबसे बड़ा, इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पर ICJ की बात कर रहे हैं। तो हमने पहले भी बता चुके हैं, इसका जो मुख्यालय है वो द हेग नीदरलैंड में है, द हेग में इसका मुख्यालय है। इसके अलावा जब हम ये क्वेश्चन कर रहे थे तो हमने बताया था कि इनका जो न्यायाधीश है इनका कार्यकाल कितना होता है। याद अगर होगा आपको, ध्यान से अगर आप देख रहे होगे तो आपको पता होगा कि हमने बताया था 9 साल इसका कार्यकाल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण था वो किस वर्ष हुआ था? 1935 में, 1947 में, 1949 में, 1969 में। तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ है वो, आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ है वो 1949 में किया गया। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1949 में किया गया। ठीक है, और आरबीआई की जो स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। आरबीआई की स्थापना, ध्यान रखना। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण पूछा गया है जो कि 1949 हो जाएगा, और आरबीआई का जो स्थापना की बात की जाएगी तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके साथ साथ में हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ठीक है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी सरकारी बना दिया गया। राष्ट्रीयकरण मतलब जो प्राइवेट बैंकें हुआ करती थी उनको, नेशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि उनको आप सरकारी बना दे रहे हो। आज की डेट में उल्टा हो गया है कि जो रेल है वो भी प्राइवेट हो गया,
और जो एयरपोर्ट है वो भी प्राइवेट हो गया। इसका जस्ट उल्टा समझो, कोई प्राइवेट जो खोल के बैठा हुआ है तो कल को उसमें फंडिंग करके और पूरे उसके जो शेयर्स हैं वो खरीद कर अब उसको सरकारी जो स्टैंप है वो लगा दी और बोल दिया कि अब ये सरकारी हो गया, इसका नेशनलाइजेशन हो गया। ठीक है, तो ये तब उस टाइम पर हुआ था 1969 में। 14 बैंकों का एक साथ में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, इस टाइम प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। ठीक है, चलिए पार्टी विशेष की बात नहीं करेंगे, जो फैक्ट है एक्चुअल उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरीके का कोई भी कमेंट मत करिएगा। पुलिकट झील जो है वो एक प्रसिद्ध खारे पानी की लैगून झील है। ये किन दो राज्यों के बीच में आती है? देखिए पुलिकट झील की अगर हम लोग बात करते हैं, पुलिकट झील, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट किन दो स्टेट पर है? उड़ीसा वेस्ट बंगाल, ठीक है, आंध्रा और तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आंध्रा और तमिलनाडु पर, इनके बॉर्डर पर जो है वो स्थित है कौन सी? पुलिकट झील। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर एलोरा में प्रसिद्ध चट्टान, एलोरा में प्रसिद्ध चट्टानों को काटकर, एलोरा की प्रसिद्ध चट्टानों को काटकर बनाए गए कैलाश मंदिर। देखो चट्टानों को काटकर यहाँ पर जो है मंदिर का निर्माण जो है वो हुआ है। इस तरीके से आप देख पा रहे होगे, इस तरीके से मंदिर का निर्माण हुआ है। मतलब नीचे से लगाकर ऊपर तक चट्टान है। देखो बेसिकली जो घर बनता है वो कैसे बनता है? ईंट वीट लाकर ऐसे ऐसे लाकर उसको फिर ऊपर से बनाया जाता है, एक एक पॉइंट उस पर रखा जाता है तो डिजाइन बनती है। ठीक है, जैसा भी आपको मंदिर बनाना हो या घर बनाना हो, कुछ भी इस तरीके से बनता है ना। लेकिन ये मंदिर जो बना हुआ है, ये मंदिर जो बना हुआ है, ये ऐसे समझो कि पूरा ये पहाड़ पर्वत बना हुआ है। पर्वत जो है मिट्टी का होता है, चट्टान जो है वो क्या है? बेसिकली पत्थरों से मिलकर बनी हुई है। तो अब इस पत्थर को बेसिकली काटा जा रहा है, उसी स्टाइल में काट रहे हैं जिस स्टाइल में हमें यहाँ पर ये मंदिर का शेप बनाना है, डिजाइन बनानी है। मतलब इस कलाकृति से यहाँ पर ये काम हुआ है। ठीक है, चट्टानों को ही काटकर जो है मंदिर बना दिया गया। ऊपर से चट्टान कटती जा रही है, ऊपर से डिजाइन बनती चली जा रही है। ठीक है, ऊपर से बनाते हुए नीचे तक इस तरीके से चट्टान यहाँ पर काटकर बनाया गया है कैलाश मंदिर। तो किसने बनवाया है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हालांकि कृष्णा जो है प्रथम राष्ट्रकूट वंश से। किस वंश से? राष्ट्रकूट वंश। ध्यान रखना, पूछा जाता है मोस्टली जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था, ऐसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, धातुओं का वह गुण जिसको पीट कर पतली चादरों के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये क्या है? डक्टिलिटी नहीं है, यानी तन्यता नहीं है, यहाँ पर ये है आघात वर्धनीयता, मेटेलिबिलिटी। क्या है? मेटेलिबिलिटी, आघात वर्धनीयता। तो ध्यान रखना, जो तार बनाया जाता है, धातुओं को तार बनाने की जो प्रक्रिया है, यानी पतले तारों में कन्वर्ट करना, वायर, धातु को पतले तार में बनाना, ये उसका गुण क्या है? तन्यता कहलाता है। और पीट कर उसको चादर बनाना, ठीक है, एक चादर फॉर्मेट में, एक चादर फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना। जैसे आपने देखा होगा कि वो एल्यूमिनियम फॉइल आती है, वो एल्यूमिनियम की है, उसको इतना पतला बना दिया जाता है। और जो खाने, जो मिठाई वगैरह होती है उस पर जो पन्नी लगी होती है वो सिल्वर की पन्नी होती है, वो इतनी पतली बना दी जाती है। ये धातुओं का एक जो है वो क्या है? गुण है। ठीक है, इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी चलाता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने का, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने का जो गुण होता है उसको चालकता बोला जाता है। जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी उसकी जो चालकता हो वो ज्यादा होगी। सिल्वर की सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, सिल्वर की सबसे ज्यादा होती है, सिल्वर, सिल्वर सबसे ज्यादा चालकता पूछ जाएगी किसकी होती है? सिल्वर की। तो अब ये मत बोलना कि भाई अगर हम सिल्वर का यूज कर दें, सिल्वर का अगर हम यूज कर दें तो लाइट में जो जैसे सिल्वर का यूज करेंगे तो इसका मतलब है लाइट में जो हानि हो रही है, लॉस हो रहा है, वो कम होगा। बट ये भी तो देखो कि सिल्वर का जो है ऑलरेडी उतना एक्सपेंशन बढ़ जाएगा ना भाई, ये एक महंगी धातु है, इसका उपयोग हम तारों में नहीं कर सकते हैं, तो इसके अल्टरनेट पर हम लोग ज्यादातर कॉपर का यूज करते हैं। ठीक है, कॉपर वायर का यूज करते हैं, फिर भी कॉपर जो है वो इतना कॉस्टली हो जाता है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का एक जो नारा है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ये दिया किसने था सबसे पहले? मतलब सबसे ज्यादा इसको प्रसिद्ध किसने बनाया था? भगत सिंह जी ने। ठीक है, भगत सिंह जी ने। लेकिन ये भगत सिंह जरा नहीं दिया गया था, इसको जो है किसने दिया था ये आपको बताना है। सुभाष चंद्र बोस जी ने, या हर्षद मोहानी ने, या मोहम्मद इकबाल ने, या फिर लाला लाजपत राय ने। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना, हर्षद मोहानी जी के द्वारा जो है ये नारा लिखा गया था, तैयार किया गया था, लेकिन ये दिया किसने था? मतलब कहने का मतलब ये है लोकप्रिय किसने बनाया? भगत सिंह जी ने। बट भगत सिंह जी ने इसको तैयार नहीं किया था, इसको, इसकी रचना भगत सिंह जी ने नहीं की थी, इसकी रचना की थी हर्षद मोहानी के द्वारा। ठीक है, तो कल को क्वेश्चन सिर्फ हमसे ये बोल देगा कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो किसने तैयार किया था या किसने लिखा था, ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन में भगत सिंह आपको दिखेगा तो कट कर देना भाई, भगत सिंह उसका आंसर नहीं होगा, हर्षद मोहानी होगा। धीरे धीरे जो क्वेश्चंस है वो अब अपडेट होते जा रहे हैं, बट हम दोनों क्वेश्चंस को यहाँ पर रख रहे हैं। ये भी प्रश्न है, इसको भी ध्यान रखना है और ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए
आगे बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो है वो रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड हो जाएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, चलिए चलिए आगे बात करते हैं। ड्यूस शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है, ड्यूस जो है याद रखना टेनिस से है। ड्यूस शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है, टेनिस से है। ठीक है, टेनिस। चलिए आगे है रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन किसके संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। तो ये जो रामसर साइट है, रामसर कन्वेंशन है, ये किसके लिए है, तो भाई ये वेटलैंड्स के लिए है, आर्द्र भूमियों के लिए है, आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए यहाँ पर एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इनके जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले। राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, चलिए भूकंप के दौरान भूकंपी तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, भूकंपी तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। जहां पर भी भूकंप आता है ना, तो इस तरीके से ये एक पैमाना होता है जिसको बोलते हैं रिएक्टर पैमाना, रिएक्टर पैमाना। ठीक है, रिएक्टर पैमाने पर ही नापा जाता है। अभी आप सोचो कि ये मशीन चल रही है और भूकंप आया हुआ है। जब भूकंप आता है तो पूरा सब कुछ हिलने लगता है, पूरी जमीन हिलने लगती है। ठीक है, अब इसी पर एक कागज लगा दिया गया है। अब ये कागज लगा दिया गया है और इसमें इंक भी है। तो जैसे ही ये हिलेगा तो कागज फिर हिलेगा और इस पर रीडिंग जो है इस तरीके से आना स्टार्ट हो जाएगी और इसी रीडिंग को पढ़कर बाद में बताया जाता है कि इतने पॉइंट इतने जो है रिएक्टर का भूकंप आया था। ठीक है, तो ये कौन सी मशीन है, ये जो सीधा बोला जाएगा ये उपकरण कौन सा है, इस उपकरण का नाम बताइए, तो ये है सिस्मोग्राफ। ठीक है, सिस्मोग्राफ। दूसरी चीज क्वेश्चन आपसे ये भी पूछेगा, ये रिएक्टर पैमाना होता है और इसकी जो यूनिट होती है, ये इसकी जो यूनिट होती है वो रिएक्टर में इसको नापा जाता है। भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर में नापते हैं, रिएक्टर पैमाने पर नापा जाता है और सिस्मोग्राफ उपकरण की सहायता से इसको नापा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन से आप देख पा रहे हो बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसके साथ में कहने को तो 82 क्वेश्चन हुए, अब आप मान सकते हो लगभग 250 क्वेश्चन के आसपास हम लोग पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, नंबरिंग अभी आपको सिर्फ 82 दिख रही होगी। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर भारतीय संविधान के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस की जो रिट है वो किसके पास में है, हैबियस कॉर्पस की जो रिट है वो किसके पास में है, ओनली सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, ओनली सुप्रीम कोर्ट में, ओनली हाई कोर्ट में, बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, और आपका हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो यहाँ पर जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो सभी के पास में है। सभी का मतलब ये हो जाएगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास में है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास में है। क्योंकि यहाँ पर जो है जिसको भी अरेस्ट किया जाता है उसको सामने लाना होता है। ये हाई कोर्ट भी आदेश दे सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी आदेश दे सकता है। ठीक है, दोनों दे सकते हैं। तो ये पावर जो है वो दोनों के पास में है, लेकिन कुछ पावर जो है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास और भी पावर होती है अपने जो निचले कोर्ट होते हैं उनको आदेश करने की। तो जो निचले कोर्ट को आदेश करने की पावर होती है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास में है और किसी के पास में नहीं। ठीक है, बट ये जो है दोनों के पास में। चलिए आगे बात करते हैं। विद्युत प्रतिरोध, इसकी इकाई, प्रतिरोध की जो इकाई है वो आपके पास में क्या हो जाएगी, ओम। प्रतिरोध की इकाई ओम, आसान सा प्रश्न। ठीक है, क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन किस जो है वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत का दौरा किया, क्रिप्स मिशन ने किस वायसराय के दौरान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। क्रिप्स मिशन किसके शासनकाल में आया था, तो आप याद रखना ये लिनलिथगो के कार्यकाल में आया था, लिनलिथगो के कार्यकाल में यहाँ पर आया था। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। देखो ये जो माउंटबेटन है, माउंटबेटन है इसी की योजना के तहत भारत का बंटवारा हुआ था और भारत को आजाद किया गया था। ठीक है, माउंटबेटन योजना के तहत यही जो है वो यहाँ पर स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल भी बना हुआ था। ठीक है, क्योंकि जब बंटवारा हो गया उसके बाद में भी ये आपका जो गवर्नर जनरल बना हुआ है और इसी योजना के तहत भारत का बंटवारा हुआ है, तो ये हो गया। सबसे पहला क्वेश्चन हमने यही करवाया था। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है। तो बॉक्साइट जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर पाया जाता है, बॉक्साइट जो है वो आपका उड़ीसा में पाया जाता है। बॉक्साइट जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है वो आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश से ली गई है, आर्थिक नियोजन की जो अवधारणा है वो किस देश से ली गई है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपके पास में हो जाएगा रूस से। आर्थिक नियोजन की अवधारणा जो है वो रूस से ली गई है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो कहां से लिया गया है, ये रूस से लिया गया है, यूएसआर। रात में तारों का टिमटिमाना ये किसके कारण होता है, तारों का जो टिमटिमाना है वो किसके कारण होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है क्या। ठीक है, और ये आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, और प्रकाश का डिस्पर्सन।
तो यहाँ पर जो है सीधी सी बात है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो बिल्कुल नहीं होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब भी होता है जब जो आपको सड़क पर पानी दिखता है, जैसे गर्मियों में जब आप दूर देखते हो तो आपको सड़क पर पानी नजर आता है, पास पहुंचते हो तो पानी फिर से दूर चला जाता है। तो ये जो है ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर तो है नहीं। अब बात हो रही है यहाँ पर तारों के टिमटिमाने का, परावर्तन भी नहीं है यहाँ पर, रिफ्लेक्शन तो है ही नहीं। यहाँ पर जो है वो रिफ्रैक्शन है, लाइट का क्या है, रिफ्रैक्शन है, अपवर्तन है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये होता है। बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, कानपुर में अधिवेशन हुआ था, लेकिन ये पहली नहीं थी। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर पहली महिला अध्यक्ष की तो एनी बेसेंट हो जाएंगी, लेकिन जब भारतीय महिला अध्यक्ष पहली की बात होगी तो वहां पर सरोजिनी नायडू का नाम आता है, फर्स्ट इंडियन। अगर इंडियन वर्ड दे रखा है तब तो हम सरोजिनी नायडू बोलेंगे, लेकिन अगर नॉर्मल दे रखा है कि भाई पहली महिला बता दीजिए तो हम यहाँ पर एनी बेसेंट का नाम यूज करेंगे। ठीक है, चलिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी प्रणाली द्वारा निर्मित होता है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गोदावरी। तो ये जो माजुली है वो किसके द्वारा होता है, ये जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। ये किसके द्वारा बनता है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा यहाँ पर सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है वो बनता है माजुली। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आगे की क्लास जो है वो टेक्निकल इशू की वजह से नहीं हो पा रही है, लेकिन आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, 90 क्वेश्चन हो चुके हैं, इनको आप रिवाइज करिए। कल और भी शानदार तरीके से आगे की क्लास को कंटिन्यू किया जाएगा, जिसमें हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ऐड करके चीज़ों को अच्छे तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से आपके सामने पेश करेंगे। तो कल 9 बजे तैयार रहिएगा। आज की क्लास जो है यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं, और इसका जो पीडीएफ है और कल की क्लास का जो पीडीएफ है वो मर्ज करके तब आपको दे दिया जाएगा। तब तक आप इसको कंप्लीट रिवाइज कर लीजिएगा और मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है।